नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ की यात्रा को आगे की ओर लेकर चलते हैं और आज एक ऐसे राजा के बारे में बात करते हैं जो 80 वर्षों की आयु में विवाह बंधन में बनते हैं और जिनके शासनकाल में पहली बार राजस्थान की चांदी चांदी होती है, नटनी का चबूतरा बनवाया जाता है। ऐसे कई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आज के राजा के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो में बने रहे। आखिर कौन कहलाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह, किसे कहते हैं कलयुग का भीष्म, इन सारी जानकारियों को देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उसे यहाँ से आप कलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़े और बात करते हैं आज के शासक के बारे में जो है लक्ष्य सिंह, और इन्हें हम कहते हैं राणा लाखा। तो आज का हमारा विषय रहेगा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। चलिए बात करते हैं। इन्हीं के समानांतर हम 2-3 बिंदुओं पर पहले चर्चा करेंगे जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न हमें मिल सकते हैं। इनका जो कालक्रम है वो हम सबसे पहले जाने। 1382 से लेकर 1421 ईस्वी के मध्य ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। चलिए, इसी कालक्रम के दौरान हम कुछ और चीजों पर प्रकाश डालते हैं। इधर जगह है दिल्ली, और दिल्ली का एक शासक है नासिर मोहम्मद। और दोस्तों, इस नासिर मोहम्मद पर 1398 ईस्वी में होता है आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण। किस पे? नासिर मोहम्मद पर 1398 ईस्वी में एक आक्रमण होता है और ये आक्रमण करने वाला व्यक्ति है तैमूर लंग। कौन व्यक्ति है? तैमूर लंग। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे लिए यहां से बनता है। कौन से मेवाड़ के महाराणा के समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग का आक्रमण हुआ? तो इस समय महाराणा लाखा यानी कि लक्ष्य सिंह मेवाड़ के शासक है और उस समय दिल्ली के जो शासक है, सत्ता पर काबिज है, वो नासिर मोहम्मद है। इतनी जानकारी हमने जुटाई। यहां और एक महत्वपूर्ण बात, ये तैमूर लंग इतना भयानक आक्रमण करता था। तैमूर लंग के समय भटनेर दुर्ग में, कौन से दुर्ग की बात हो रही है? दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। भारतीय इतिहास में ये एकमात्र ऐसा प्रमाण हमें मिलता है जहां किसी विदेशी आक्रमणकारी के आक्रमण से भयभीत होकर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? भटनेर दुर्ग। इसी भटनेर दुर्ग को वर्तमान में हम हनुमानगढ़ के दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहां से आगे बढ़े। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो महाराणा लक्ष्य सिंह के समानांतर यहाँ पे जो घटनाएं भारत में घटित हुई, यहां से हमारे लिए बनते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करता हूं। चलिए, इसके साथ ही हम बात करेंगे अब महाराणा लाखा के समय में मेवाड़ में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में। अब सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है, राजस्थान पुलिस का पसंदीदा प्रश्न रहा हुआ है, राजस्थान में पहली चांदी की खान कहाँ प्राप्त हुई, या फिर जावर नामक जो चांदी की खान है वो कहाँ स्थित है? तो महाराणा लक्ष्य सिंह के समय पहली बार राजस्थान में
एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान जावर मिली। यानी कि जावर की खान से पहली बार चांदी कब निकाली गई? महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में। दोस्तों, ये जो चांदी है ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, सीसा और जस्ता के साथ, संयुक्त धातु के साथ ये पाई जाती है। यानी कि चांदी का जो उत्पादन है वो सीसा जस्ते की खान से होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए। पहला प्रश्न लक्ष्य सिंह से यहाँ बनता है। अगली बात करें लक्ष्य सिंह के बारे में, तो इनके शासनकाल में एक झील का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण, और ये पिछोला झील से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहली बात, ये बेडस नदी के किनारे है, बेडस नदी के किनारे। दूसरा प्रश्न, इस पिछोला झील के किनारे नटनी का एक चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा, कभी कभी नाम पूछ ले तो इस नटनी का नाम था गलकी। तो पिछोला झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है। इसी पिछोला झील के मध्य जग मंदिर स्थित है, और ये वही जग मंदिर है जिसमें खुर्रम को शरण मिली थी। और इसी जग मंदिर में 1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी गई। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे वहां और हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, कैसे जब नीमच में क्रांति हुई वहां से 40 अंग्रेज परिवार आए, डोंगला में उन अंग्रेज परिवारों को क्रांतिकारियों के द्वारा घेर लिया गया और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा उन्हें सुरक्षित यहाँ जगमंदिर में शरण दी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पिछोला झील से बनते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं महाराणा लाखा के समय हुए और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। उन घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं जो राणा लाखा के शासनकाल में बड़ी प्रसिद्ध रही। चलिए, यहाँ है राणा लाखा। राणा लाखा के एक है पुत्र, नाम है चूड़ा सिसोदिया। नाम क्या है? कुंवर चूड़ा सिसोदिया। ये मेवाड़ की बात हो रही है। इस मेवाड़ के समानांतर एक और सत्ता चल रही है, वो है मारवाड़, और इस मारवाड़ का भी एक शासक है, और उस शासक का नाम है चूड़ा राठौड़। देखो दोस्तों, ई चूड़ा राठौड़ के ब्याह तो और भी पुत्र है, आप बात कर सिर्फ दो का बारे में। जो पहली बात है यहाँ पे है हंसाबाई, और दूसरा है रणमल राठौड़, रणमल
राठौर। देखो, आपने अभी अभी देखा राणा लाखा के यहाँ पे चांदी चांदी हो गई, चांदी की खान आ गई तो चांदी चांदी हो गई। अब कोई भी अपनी बेटी को ऐसे ही घर में देना चाहेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धन संपत्ति हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, राव चूड़ा राठौड़ को लगा क्यों ना मैं मेवाड़ ठिकाने से अपनी पुत्री का विवाह यानी संबंध स्थापित कर लूं, ताकि मेरा प्रशासनिक और सारी की सारी जो चीजें हैं वो मजबूती के साथ पेश होगी। तो हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव, देखिए बड़ी अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है। हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव किसके लिए भेजा गया, चूड़ा सिसोदिया के लिए। अब दरबार में चूड़ा सिसोदिया बैठे हैं और राणा लाखा बैठे हैं, विवाह प्रस्ताव आता है तो राणा लाखा मजाक में कह देते हैं अब तो नवयुवकों के विवाह प्रस्ताव आते हैं, हमारे जैसे बूढ़ों के लिए कौन विवाह प्रस्ताव लेकर आएगा। ये बात चूड़ा सिसोदिया को नागवार गुजरी और पता है चूड़ा सिसोदिया ने क्या कहा, सोचिए क्या कह सकता है। चूड़ा सिसोदिया ने कहा कि ब्याह उसी तुम्हारा बाप को ही उसी, यानी कि चूड़ा सिसोदिया कहता है कि अभी जो शादी होगी तो मेरे पिता की होगी, या तो शादी मेरे पिता से करवाओ या फिर युद्ध करो। जो विवाह प्रस्ताव यहाँ चूड़ा सिसोदिया के लिए आ रहा था, उस विवाह प्रस्ताव को कहाँ भेज दिया गया, भेजा गया। और अब विवाह किसका संपन्न हो रहा है, राणा लाखा और हंसाबाई का हो रहा है विवाह। तो अब यहां देखते हैं किसका विवाह हो गया है, राणा लाखा और हंसाबाई का क्या हो गया, विवाह। ये विवाह सशर्त हुआ और वो शर्त क्या है, शर्त रखी गई राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की राज सिंहासन पे बैठेगा, यानी कि मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। विवाह शर्त के साथ संपन्न हुआ। शर्त क्या थी, इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही किस पे बैठेगा, इनका पुत्र ही क्या होगा, पुत्र ही मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का शासक। अब ऐसी स्थिति में इन सबको भय था कि कहीं चूड़ा सिसोदिया इस बात को बिल्कुल ना मानकर खुद कहीं शासन स्थापित कर ले। तो ऐसी स्थिति में जब चूड़ा सिसोदिया को ये पता चला तो इन्होंने प्रण ले लिया। और वो प्रण क्या लिया, इन्होंने कहा मेरा कोई भी उत्तराधिकारी इस मेवाड़ के राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा और मैं चूड़ा ताउम्र मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले शासक की रक्षा करता रहूंगा और मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां भी मेवाड़ राजगद्दी की रक्षा करती रहेगी। ऐसी ही एक प्रतिज्ञा इतिहास के पन्नों में पहले की जाती है और ये प्रतिज्ञा करने वाला कौन, देवव्रत है, गंगा पुत्र देवव्रत। और इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही वो इतिहास के पन्नों में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। ऐसी ही प्रतिज्ञा यहाँ आकर एक हमारे व्यक्ति करता है, चूड़ा सिसोदिया। तो चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ या कलयुग का भीष्म कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, इस वजह से इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ हो गई। अब हम एक बार बात करें यहाँ, इसके बदले में चूड़ा सिसोदिया को क्या मिला होगा, आखिर कौन सी व्यवस्था है जो पहली बार यहाँ पर महाराणा लाखा के द्वारा शुरू की गई है। इन बहुत सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं आगे की ओर। तो चलिए, इसके बदले चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ के
16 ठिकानों में से 4 मुख्य ठिकाने दिए गए। मुख्य ठिकाने दिए गए। पहला बिंदु हमारा यहां ये होता है। दूसरे बिंदु पर बात करें, इसके जो चूड़ा के जो वंशज है यानी कि चूड़ावत कहलाए, चूड़ा के वंशजों को हरावल दस्ता में शामिल। चूड़ा के जो वंशज है आगे चलकर चूड़ावत कहलाए, उनको हरावल दस्ते में शामिल किया गया। हरावल दस्ता उन वीर योद्धाओं की सैनिक टुकड़ी होती है, या वो सैनिक टुकड़ी जो युद्ध भूमि में, रणभूमि में सेना का नेतृत्व कर रही हो, यानी कि अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो। सैनिक युद्ध भूमि में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होने वाले सैनिक, यानी कि नेतृत्व करने वाले सैनिक का जो दल होता है उसे हरावल दस्ता कहा जाता है। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों, चंदावर दस्ता। तो चंदावर दस्ता हम उसे कहते हैं जो सेना की पिछले जो पंक्ति है उसमें खड़े रहने वाले लोगों को चंदावर दस्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा मुख्य बिंदु, चूड़ा के वंशजों को हरावल दस्ते में शामिल किया गया। एक अगले बिंदु की बात करूं, मेवाड़ के शासक के राज तिलक, यानी कि मेवाड़ शासक का राज तिलक चूड़ावतों द्वारा। ये एक और महत्वपूर्ण बात, जब कभी भी मेवाड़ के अगले शासक का ताजपोशी होगी, यानी कि राज्य अभिषेक होगा, तो उस समय जो चूड़ावत सरदार है उनका वहां उपस्थित रहना अनिवार्य माना किया गया, यानी कि इनका राज तिलक इनकी उपस्थिति में होना तय किया गया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पे इस तरीके से है, मेवाड़ महाराणा की अनुपस्थिति में जो चूड़ावतों का मुख्य ठिकाना सलुम्बर है, उस सलुम्बर के जागीरदार के द्वारा मेवाड़ की शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। ऐसा यहाँ पर इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ। साथ ही यहाँ पर राणा लाखा के द्वारा ठाट बाट पद्धति शुरू की गई। एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है, मेवाड़ के कौन से शासक ने ठाट बाट प्रणाली शुरू की, ठाट बाट पद्धति शुरू की? तो महाराणा लाखा ने ये पद्धति शुरू की है। ये कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं हमने महाराणा लाखा से ली। और अब देखिए, महाराणा लाखा और हंसाबाई के एक पुत्र हुआ जिसका नाम मोकल रखा गया। क्या रखा गया? मोकल। चूड़ा सिसोदिया के द्वारा मोकल का राज तिलक किया गया। अब यहां से हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हंसाबाई को चूड़ा सिसोदिया पर संदेह होता है, लाखा की मृत्यु के बाद मोकल शासक बनता है, और आखिर कैसे निष्कासित कर दिया जाता है चूड़ा सिसोदिया मेवाड़ से, पुनः कैसे मेवाड़ में आता है चूड़ा सिसोदिया। आगे की सारी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक आप बने रहिए आनंदम के साथ। धन्यवाद।